नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आया हूं मैं आपके सामने तमाम विषयों के साथ में। आप सोचेंगे सियासत की बात करने वाला बंदा किन विषयों की बात कर रहा हूं। इसमें अंगणित भी होगी, इसमें केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी, इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा और कई कविताएं, कई चीजें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। तो आप सोच रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश में क्या सियासत चल रही है। बात हो रही है जयंत चौधरी की, आरएलडी की, कि ज्यादा सीटें सपा दे रही थी लेकिन कम सीटों की बात चल रही है, फिर भी वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। एक तो पहली आपके दिमाग में ये होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस आरएलडी को, राष्ट्रीय लोक दल को, यानी जयंत चौधरी के पिताजी के जमाने से, चौधरी अजीत सिंह के जमाने से बिल्कुल नेपथ्य में फेंक दिया, ठिकाने लगाकर रख दिया और शून्य पार्टी बनाकर रख दिया। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश के, फिर उसके बाद 2019 के भी लोकसभा चुनाव और फिर 2000 के विधानसभा चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों अब जयंत चौधरी की जरूरत तब पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को जबकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, पूरी रामलहर चल रही है। उसके बाद क्यों? आखिर भाजपा क्यों और कौन है वो सूत्रधार, कौन लगे हुए हैं उसके पीछे कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाएं? जयंत की जरूरत तो समझ में आ सकती है कई बार, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसका रास्ता क्या तैयार होगा, क्योंकि जिस तरीके से खटास रही है, जिस तरीके की बयानबाजी रही है, उसके बाद रास्ता क्या दिया जाएगा। तो पहले आते हैं सबसे आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल से शुरू करके हम आएंगे पहले सवाल की तरफ कि रास्ता क्या होगा। तो रास्ता 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती है। माना जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं आरएलडी के कार्यक्रम में, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा आरएलडी के अंदर से, न हां न ना। बल्कि आरएलडी के एक प्रवक्ता ने साफ साफ ट्वीट करके कह दिया कि किसी एमएलए, किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता को कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई कुछ बोलता तो उससे उसका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा। आप मोडस ऑपरेंडी देखिए, शैली देखिए। भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से काम होता है, दूसरे दलों में नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई फैसला हो जाता है तब पता चलता है, लेकिन आरएलडी में भारतीय जनता पार्टी की छाप कैसे आ गई? तो कुछ रास्ता तो साफ आपको नजर आ रहा ना कि कहां से डायरेक्शन मिल रहा है, कहां से इनको ये शिक्षा दी जा रही है और कैसे वो आएंगे। तो कैसे आएंगे? जैसे नीतीश कुमार आए थे। नीतीश कुमार कैसे आए थे? कहां तो वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। जैसे ही सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, जिनको कांग्रेस ने किसी समय में जब वो मुख्यमंत्री थे परेशान किया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए नीतीश कुमार, मतलब उनके पाले में पहुंच गए। तो ऐसा ही कुछ अगर चौधरी चरण सिंह, जाटों के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के तौर पे देखा जाए, पूर्व प्रधानमंत्री देखा जाए, एंटी कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा एक समय रहे, उनको अगर देखा जाए, तो अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल जाए, जिसकी की डिमांड, जिसकी की मांग लगातार आरएलडी करती चली आ रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जयंत चौधरी के पिघलने के पर्याप्त कारण बनते हैं? जी, इसमें राज छिपा हुआ है। अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन तय अगर कहा जाए, तय औपचारिक तौर पे नहीं है। रास्ता कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। दूसरी शर्त हो सकती है जाट आरक्षण को लेकर, तो वो तो अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये तो रास्ते की बात मैंने की। फिर अब आता हूं मैं दूसरे प्रश्न पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। वो आरएलडी ठीक है, उपचुनाव में खतौली में वो जीत गई थी, कुछ विधानसभा सीटें वो जीत गई थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय नरेंद्र मोदी की जब रथ चक्र नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ेगा, राम लहर के इस दौर में क्यों उनको आरएलडी की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गठबंधन पूरी तरीके से, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा बिखरा नजर आता है। तो आप समझिए कि सिर्फ सीटें जीतना ही सरकार का काम नहीं होता है। सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। जब वो 370 भाजपा और एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रख चुके हैं, तो एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से वो ज्यादा से ज्यादा 80 की 80 सीटें जीतने की अगर वो लक्ष्य रखे हुए हैं, तो उसमें कोई भी चीज, कोई भी कमी
उसको दुरुस्त करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो हो गई बात, लेकिन बात कहीं इससे आगे की है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि देखिए, प्रचंड बहुमत था नरेंद्र मोदी सरकार के पास 2019 में जब दोबारा जीत के आया, तो 303 सीधे उनके पास अपनी सीटें थी। लेकिन उसके बाद भी उनको किसान आंदोलन के चलते जो किसान बिल थे 3 वापस लेने पड़े। एक बड़ा सुधार था, और सीमांत और मझोले किसानों के लिहाज से और भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से मीडिएटर को बीच से हटा देने के लिए, बिचौलिए मतलब उनको बीच से हटा देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के सामने आकर कहना पड़ा कि हम समझा नहीं पाए और बिल वापस लेने पड़े। तो सरकार का सबसे बड़ा वो चेहरा थे, पूरी तरीके से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, चेहरा थे, और उन्हीं के नाम पर सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनको ये बिल वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिख और जाट, जिसमें ज्यादा बहुतायत थी, उन किसानों ने दिल्ली से लेकर पूरा टीकरी बॉर्डर, आप सब देख रहे होंगे, सब जानते हैं किस तरीके से डेरा डाल दिया था, वापस उनको लेना पड़ा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जाटों के अंदर ज्यादा नाराजगी थी। अब जाट यूपी में अगर देखा जाए तो भाई 2.5-3% के करीब ही है, लेकिन ये परसेंटेज बढ़ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70% के करीब हो जाते हैं। और जाटों के साथ ये है कि वो मार्शल कम्युनिटी है, सेना में है, पुलिस में है, मेहनतकश किसान हैं, बहुत भावुक हैं, और जो हिंदुत्व की जो अलग भारतीय जनता पार्टी ने जगाई है, उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पहरुआ थे। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में अगर आप जाइए तो हरियाणा है। हरियाणा में लगभग 25% के ऊपर जाट कम्युनिटी है। ज्यादातर लोग अगर देखेंगे, हर परिवार से यूं कहा जाए तो कभी ना कभी कोई ना कोई सेना में जरूर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके जज्बात कैसे, उनके भाव कैसे हैं। लड़ाकू हैं, उनमें मर मिटने का मादा है, किसान भी हैं। तो जय जवान जय किसान के देश में ये कम्युनिटी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती। फिर आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में भी जाट एक बहुत बड़ी ताकत है, भावुक जाति मानी जाती है, और जिसके साथ होती, किसी भी मुद्दे पे होती, पूरी तरीके से लग कर जाती है। लेकिन हुआ क्या कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखिए, जाटों के का एक खास बात रही कि जाट अपना नेतृत्व तो कभी नहीं बनने देता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे पूरा हिंदी लैंडस्केप से, तो जाटों का नेतृत्व नहीं के बराबर है। वसुंधरा राजे चूंकि जाटों के यहाँ उनकी शादी हुई थी, जाट राजघराना था, तो एक चेहरा होती थी, वो भी अब मुख्यमंत्री नहीं है। उसी तरीके से हरियाणा में अगर देखा है तो वो 36 बिरादरी की बात कही जाती थी, उसमें चूंकि जाट ही वहां पर लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे थे, एक भजन लाल को अपवाद के तौर पर छोड़ दें, तो उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर बने, तो ये माना गया कि जाटों का प्रभुत्व या जाटों की जो रियासत, जो जाटों की एक तरीके से सियासत थी, वो बिल्कुल पीछे चली गई। चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह को भी पूरी तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। पूरी तरीके से कोई मतलब कुछ बचा ही नहीं आर्यन लीग पास। जैसा मैंने कहा कि इस समय लोकसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है। तो जाट इस बात से बहुत नाराज थे, और खासतौर से चौधरी चरण सिंह को जो मकान, जिसको वो स्मारक बनाना चाहते थे, लेकिन देखिए कुछ मामलों में, प्रशासनिक मामलों में नरेंद्र मोदी सरकार कभी कोई कोताही नहीं बरतती, उसमें कोई नरमी नहीं बरतती, तो वो खाली करना पड़ा जिस तरीके से कब्जा करके आरएलडी ने रखा था। तो ये छोटे छोटे मुद्दे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन जाटों की कम्युनिटी को अगर ये लगने लग जाए कि पूरी तरीके से ये सरकार उनको हाशिए पर रखे दे रही है, तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी अलंबरदार पार्टी, और हिंदुत्व को लेकर और अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को लेकर एक खड़ाकू किस्म की, इतनी लड़ाकू किस्म की ऐसी ताकतवर जाति को क्या पूरी तरीके से नेपथ्य में रखा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चेहरे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये भी अगर हम कहें तो यूपी के जो अध्यक्ष हैं, वो आप देखिए भूपेंद्र चौधरी, वो भी जाट हैं। उसी तरीके से उनके उपराष्ट्रपति बनाया, उनको भी जाट हैं। तो ये सब कोशिशें उन्होंने की है, लेकिन ये शायद काफी नहीं है। इसीलिए जाटों की पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का आना सिर्फ जयंत चौधरी का आना नहीं है, 2-4 सीटों की बात नहीं है, लेकिन ये पूरा हरियाणा और राजस्थान और पूरे देश में, और खासतौर से जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि सेना, पुलिस, सब जगह पर जाटों का प्रभुत्व है। जाट कम्युनिटी इसी के लिए मानी जाती। फिर अग्निवीर की भी जो योजना आई, उसमें भी इसको हरियाणा में मुद्दा बना दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि सबसे ज्यादा इससे नुकसान हरियाणा का हो रहा है, क्योंकि हरियाणा से ही सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते थे, अब उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। सीधे सीधे उन्होंने जाट कम्युनिटी को संबोधित किया था। तो ये अगर मास्टर स्ट्रोक अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये उसका है। और इसके बाद अगर कोई कृषि सुधार भी करने हैं, जाटों को अगर आपने भरोसे में ले लिया,
तो उसके बाद इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सच बात ये है कि कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं था, बल्कि एक तरीके से ये प्रतिकार था जो सत्ता में हिस्सेदारी इस कम्युनिटी की नहीं थी। आमतौर पर जातियों पर खुलकर इस तरीके से बात नहीं होती है, लेकिन इस समय तो आप देख रहे हैं कि जाति प्रधानमंत्री की बताई जा रही, प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं, हर व्यक्ति आजकल अपनी जाति बताने में लगा। तो ये जाति की जो सियासत है और इस सियासत से जो राजनीतिक रियासत चलती है, वो समझने और जानना की बात है, वो मुझे समझाना लगा कि आपसे जरूरी है। अब आइए, जो सबसे पहला मुद्दा था कि आखिर जयंत चौधरी क्यों जा रहे हैं। जब उनको 7 सीटें उनको जब दे दी सपा ने, तो उसके बाद भी यहां सिर्फ 4 सीटों के लिए क्यों जा रहे हैं वो। तो सवाल यह है कि 7 सीटें तो उन्होंने दे दी हैं, उसमें से 3 या 4 कैंडिडेट कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने देगी, और साथ ही जीतेंगे कितने इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल छोटी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर लंबे समय से सत्ता से बाहर रह जाएं तो संसाधनों की कमी हो जाती है। संसाधन आप समझते हैं, समझदार लोग हैं, तो वो संसाधनों की अगर कमी आ रही है तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि आपके जो लोग होते हैं, आपका जो काडर होता है, भले ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि एक लीगेसी चौधरी चरण सिंह की चली आ रही है, तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चौधरी जयंत को भी शायद ये समझ में आ रहा होगा कि यही सबसे बेहतर तरीका, और असलियत ये है कि कई बार मौकों पर यह था कि भारतीय जनता पार्टी पहले मर्ज करना चाहती थी आरएलडी को, लेकिन आरएलडी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहती थी। तो भाजपा कुछ इस पर मानी कि हम आपको मर्ज नहीं करेंगे, और आरएलडी से इस पर बात हुई है कि हम जो है आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अपनी कुछ शर्तों पर। तो शर्तें तो उनकी इस लेवल, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ 4 या 5 या 6 सीटों की बात है, तो राजनीति कहीं इससे ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो तीसरे कार्यकाल की अपनी बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से मुतमईन हैं, पूरी तरीके से उनको भरोसा है, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए उनके फैसलों में, जो उनको अमली जामा पहनाना है उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी है कि उसके बाद जो शासन चले, जिसको उन्होंने ऐतिहासिक कहा है, वो किया जाए। जिस शासन को उन्होंने कहा है कि 1000 वर्षों की नींव रखने वाला होगा, उसमें एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ में लेकर रखना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में एक कदम है, और कांग्रेस या विपक्ष थोड़ा सा भी जहां से मजबूती ले सकता है, उसको नरेंद्र मोदी जमींदोज कर देना चाहते हैं। और अंत में मैं सिर्फ ये आपसे कहूंगा, ये आप मानकर चलिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में, उनकी देखरेख में चल रहा है। निश्चित तौर पर सारे नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है, आगे का भी किया जा रहा है, पीछे का भी किया जा रहा है, वर्तमान को भी देखा जा रहा है, उसके बाद ये सारी मुहिम चल रही है। तो ये मुझे लगा कि आपसे कुछ बिंदु थे, क्योंकि तमाम चैनल, तमाम अखबार आपको सीटों का एक गणित बता रहे होंगे कि वो इस वजह से नाराज, उस वजह से नाराज, लेकिन ये सियासत कुछ ज्यादा लंबी है, क्योंकि जिस तरीके से जातियों के नाम पर समाज को तोड़ने की जो सियासत चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से तोड़ती है, लेकिन अगर उसकी जो हिंदू बिरादरी, जो पूरा हिंदुत्व की अगर बात करेंगे, उससे अगर इतनी महत्वपूर्ण कास्ट छूट जाती है, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये एक तरीके से उसका एक जवाब होगा। तो अब मानकर चलिए कि चौधरी जयंत भाजपा में आ रहे हैं, और उनके आने के बाद निश्चित तौर पर सिर्फ यूपी नहीं, हरियाणा, राजस्थान पर भी असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ में जो एक पूरा माहौल है, वो भी जो इंडिया गठबंधन है, उसके लिए और विपरीत होने जा रहा है। नमस्कार, फिर होगी आपसे मुलाकात।